जगदीश्वर चतुर्वेदी की ऑडियो डायरी में आज यशपाल की जयंती के अवसर पर यशपाल के बारे में कुछ बातें करेंगे और उसके बहाने मार्क्सवाद की भी बातें करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्क्सवादी यशपाल कैसे हैं। इस प्रसंग में सबसे पहली बात यह कि मार्क्सवाद सबसे जटिल विज्ञान है। इसकी रचनात्मक समझ ही सामाजिक विकास का रास्ता सुगम बनाती है। रचनात्मक ढंग से इसका प्रयोग न किया जाए तो कठमूल्य होने या जड़ मार्क्सवादी या फंडामेंटलिस्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। दुनिया में मार्क्सवादियों का एक वर्ग ऐसा भी है जो कागज पर मार्क्सवादी है किंतु व्यवहार में मार्क्सवाद विरोधी है, तत्ववादी है, यानी फंडामेंटलिस्ट है। ऐसे भी मार्क्सवादी हैं जो डिक्टेटरशिप में विश्वास करते हैं, यानी उनके अंदर फांसीवादी प्रवृत्तियां भी देखी गई हैं। भारत में अनेक मार्क्सवादी इस विचलन के शिकार हो चुके हैं। हिंदी में ऐसे भी आलोचक हैं जिन्होंने कभी मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, माओ आदि की रचनाओं का गंभीरता से अध्ययन नहीं किया किंतु मार्क्सवाद को गलत सिद्ध करने में अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं। यशपाल के ऐसे आलोचक और शोधार्थी मिल जाएंगे जिन्होंने मार्क्सवाद के मूल ग्रंथों का अध्ययन किए बिना यशपाल का मूल्यांकन किया है। ऐसी कई दर्जन थीसिस हमारे विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्वनामधन्य प्रोफेसरों के द्वारा कराई गई हैं और ये प्रकाशित भी हुई हैं। शायद यशपाल अकेले मार्क्सवादी हैं जिन पर सबसे ज़्यादा प्रकाशित शोध ग्रंथ मिलते हैं। इस सबके बावजूद यशपाल के मार्क्सवाद संबंधी चिंतन के बारे में मूल्यांकन परक लेखों और शोध पत्रों का अभाव बना हुआ है। यहां तक कि धुरंधर मार्क्सवादियों ने भी यशपाल के मार्क्सवादी संबंधी लेखन का मूल्यांकन नहीं किया है। ज़्यादातर चर्चा उनके कथा साहित्य को लेकर ही हुई है। उसी के आधार पर उन्हें वैचारिक तमगे दिए गए हैं। यह आश्चर्य की बात है कि हिंदी के किसी भी प्रथम कोटि के मार्क्सवादी आलोचक ने समग्रता में यशपाल के विचारों और साहित्य का मूल्यांकन नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ, यह विचारणीय सवाल है। मार्क्सवाद व्यवहार से निर्देशित होता है, यह विश्व दृष्टिकोण है। यह दर्शन नहीं है बल्कि विज्ञान है। यह ऐसा विज्ञान है जो समाज को बदलने में विश्वास करता है। असली मार्क्सवादी वह है जो मार्क्सवाद का विश्व दृष्टिकोण के तौर पर इस्तेमाल करे, परिवर्तन के नियम के तौर पर इसका प्रयोग करे। मार्क्सवाद सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। जो किताबी मार्क्सवादी होते हैं वे निर्णायक क्षण में क्रांतिकारी परिवर्तनों का साथ नहीं देते। यह विश्व अनुभव है। सामाजिक परिवर्तन में आस्था और परिवर्तन की प्रक्रिया में हिस्सेदारी मार्क्सवादी व्यक्तित्व का निर्माण करती है। यशपाल को यदि इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पाएंगे कि उन तमाम भ्रांतियों से मुक्त होने में मदद मिली जो यशपाल के नाम पर कई यशस्वी मार्क्सवादी चिंतकों ने फैलाई है। यशपाल के मार्क्सवादी व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी बचपन की शिक्षा, पारिवारिक माहौल, दोस्तों, क्रांतिकारी आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम, अक्टूबर क्रांति और भारतीय जनता के कष्टों की केंद्रीय भूमिका है। उनके मार्क्सवादी विचारों का ढांचा बनाते समय समग्रता में उनके लेखन को देखा जाना चाहिए। विच्छिन्न ढंग से समूची विचार प्रक्रिया और सामयिक वैचारिक संघर्ष से काटकर उनके विचारों का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। यशपाल ने क्रांति का मार्ग और परिप्रेक्ष्य कथा लेखन के लिए समर्पित नहीं किया, अपितु कथा साहित्य या विचार साहित्य को मार्क्सवाद और क्रांति के लिए समर्पित कर दिया। यह कार्य उन्होंने ऐसे समय में किया जब कम्युनिस्टों पर सबसे ज़्यादा हमले हो रहे थे। मार्क्सवाद के प्रति हिंदी लेखकों में मोहभंग हो रहा था। प्रगतिशील लेखक संघ का विसर्जन हो चुका था। आम लेखकों में सत्ता के प्रति रुझान बढ़ रहा था। यह अचानक नहीं है कि जब देश में कम्युनिस्टों को गद्दार कहा जा रहा था उसी वर्ष यशपाल की प्रसिद्ध कृति गांधीवाद की शव परीक्षा यानी 1942 में आई। इसके पहले वर्ष मार्क्सवाद शीर्षक से पुस्तक आई। गांधीवाद की शव परीक्षा संभवतः गांधीवाद पर लिखी किसी क्रांतिकारी की पहली मुकम्मल किताब है। इस किताब का गांधीवाद का वैचारिक मूल्यांकन आज भी अनेक अर्थों में सटीक है और अब तक के तजुर्बे से इसकी पुष्टि भी होती है। यह पुस्तक ऐसे समय में आई जब न तो कम्युनिस्ट पार्टी सही ढंग से गांधीवाद पर सोच पाई थी और न कम्युनिस्टों की मनोदशा इस लायक थी कि गांधी जी के विचारों को स्वाधीनता संग्राम के चरमोत्कर्ष के समय और ऐसे समय जब कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर कम्युनिस्टों को देशद्रोही करार दे दिया था, चुनौती दी जाए। ऐसी जटिल परिस्थितियों में यशपाल ने क्रांति विरोधी ताकतों के खिलाफ समझौताहीन संघर्ष चलाया
और प्रगतिशील लेखन के सामने एक मिसाल कायम की। यही वह दौर है जब यशपाल ने कम्युनिस्टों की कुर्बानियों को चित्रित करते हुए दादा कॉमरेड, देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड जैसे श्रेष्ठ उपन्यास लिखे। कम्युनिस्टों की कुर्बानियों पर हिंदी में अन्य किसी लेखक ने ऐसे उपन्यास नहीं लिखे। मार्क्सवाद और कम्युनिस्टों के प्रिय लेखक के तौर पर बहुत ही कम समय में यशपाल ने जनप्रियता हासिल की। यशपाल की मार्क्सवाद नामक पुस्तक के अध्ययन पर के स्वरूप पर ध्यान दें तो कई महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मार्क्सवाद के दायरे में वे किन किन विषयों का विवेचन करते हैं। मसलन पहला अध्याय है समाजवादी विचारों का आरंभ। इसमें सामाजिक जीवन की उन परिस्थितियों का जिक्र है जिनमें समाजवादी विचारों का जन्म हुआ। क्रमशः कैसे असमानता, दास प्रथा, असमानता में वृद्धि, संतों का साम्यवाद, आरंभिक काल, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी आदि में साम्यवादी विचारों का किस रूप में उदय हुआ और कैसे मार्क्स के विचारों का निर्माण हुआ। दूसरे अध्याय में मार्क्सवाद में बताया गया, दूसरे अध्याय यानी मार्क्सवाद नामक अध्याय में बताया गया कि मार्क्सवाद कैसे काल्पनिक साम्यवाद से अलग है। मार्क्सवाद का ऐतिहासिक आधार, भौतिकवाद, मार्क्सवाद का मत, मार्क्सवाद और अध्यात्म इतिहास का आर्थिक आधार, सरकार, मजदूर शासन, मजदूर तानाशाही, समाजवाद और कम्युनिज्म में समता, वैयक्तिक स्वतंत्रता, कम्युनिज्म में मार्क्सवाद और स्त्री पुरुष और सदाचार, ये विषय दूसरे अध्याय में रखे गए। तीसरे अध्याय में मार्क्सवाद और दूसरे राजनीतिकवाद, ये शीर्षक से के तहत मार्क्सवादी दृष्टिकोण से डगलसवाद, राष्ट्रीय पुनः संगठन, नाजीवाद और फासिस्टवाद, प्रजातंत्रवाद और समष्टिवाद, गांधीवाद, प्रजातंत्रवाद, अराजकतावाद, विश्व क्रांति का सिद्धांत, मार्क्सवाद का आदर्श और अंतर्राष्ट्रीय स्पष्टवादी व्यवस्था पर विचार किया गया है। अंतिम अध्याय में मार्क्सवादी अर्थशास्त्र का विवेचन है। पुस्तक की यह रूपरेखा इस बात का संकेत है कि यशपाल की नज़र ऐसे मसलों पर थी जो अमूमन मार्क्सवाद की व्याख्या संबंधी पुस्तकों से गायब है। इसमें सार्वभौम सैद्धांतिकी की पद्धति का इस्तेमाल किया गया और मार्क्सवाद के बुनियादी विचारों को समग्रता में पेश किया गया। अमूमन भारतीय मार्क्सवादी जब भी मार्क्सवाद की सैद्धांतिक व्याख्या करने जाते हैं तो बुनियादी धारणाओं से विचलित नजर आते हैं। ऐसे डांगे, रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन आदि में इस प्रवृत्ति को सहज ही देखा जा सकता है। आज के हालात में मार्क्सवाद की चर्चा बेहद जोखिम भरा काम है। मार्क्सवाद के प्रति अनेक लोगों की आस्थाएं खंडित हुई हैं। शीत युद्ध और शीत युद्धोत्तर वैचारिक संघर्ष में मार्क्सवाद को अनेक उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। आज सारी दुनिया में मार्क्सवाद पर तीव्र गति से मंथन चल रहा है। नई परिस्थितियों के अनुरूप मार्क्सवाद के औजारों के निर्माण की कोशिशें हो रही हैं। खासकर सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में समाजवाद के पतन और ग्लोबलाइजेशन के कारण मजदूर वर्ग और किसानों के सामने जीवन मरण का सवाल पैदा हो गया है। यशपाल के मार्क्सवादी चिंतन की विशेषता है मार्क्सवादी अवधारणाओं का सही रूप में निर्माण। अवधारणात्मक रूप से सही होने के कारण यशपाल का मार्क्सवादी चिंतन आज भी सटीक है। सोवियत संघ के विघटन और समाजवादी शिविर के बिखर जाने के बाद लोग यह सोच रहे थे कि जब दुनिया में बड़े पूंजीवादी देशों में दुनिया में बड़े पूंजीवादी देशों में टकराव नहीं होगा, कम से कम युद्ध की आशंकाएं खत्म हो जाएंगी। किंतु सच्चाई यह है कि साम्राज्यवादी शिविर में टकराव बढ़ा है। यशपाल ने मार्क्सवाद नामक पुस्तक में लिखा कि जब तक पूंजीवादी राष्ट्रों के सामने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मुनाफा कमाने के प्रश्न पर होड़ है, उनमें समझौता नहीं हो सकता। प्रत्येक राष्ट्र इस लूट में सबसे बड़ा भाग लेने का यत्न करेगा। जब तक बलवान पूंजीवादी देशों का जोर रहेगा, निर्बल पूंजीवादी देश लूट के बाजार में कम भाग लेना स्वीकार कर लेंगे। परंतु अंतर्राष्ट्रीय शोषण द्वारा उनकी सैनिक शक्ति बढ़ते ही वह और अधिक बाजारों और उपनिवेशों की मांग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं इस बात की गवाह हैं। अनकोट। इराक के मैंने ये आर्टिकल असल में काफ़ी पहले ये लिखा था और ये चीज़ थी, तो उस समय इराक का युद्ध चल रहा था। तो और अभी भी मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है, फिलिस्तीन का और हमास वाला जो मसला है जिसमें कि इजराइल के हमले हो रहे हैं फिलिस्तीनियों पर। तो इस संकट में ये धारणा एकदम सही साबित हुई है। सामान्य तौर पर यह मान लिया गया कि 1917 की अक्टूबर क्रांति से समाजवाद के युग की शुरुआत होती है।
कुछ देशों में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के साथ पूंजीवाद की विदाई की कल्पना की जाने लगी। अनेक मार्क्सवादी ये भूल गए कि समाजवाद देश केंद्रित व्यवस्था है, जबकि पूंजीवाद विश्व व्यवस्था है। कुछ देशों में समाजवाद के आने का अर्थ पूंजीवाद का खात्मा नहीं है, पूंजीवाद का अंत नहीं है। यशपाल ने लिखा, कोट, मार्क्सवाद के अनुसार जिस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था का अंत एक देश में यह व्यवस्था समाप्त कर देने से नहीं हो सकता, उसी प्रकार साम्राज्यवाद का अंत भी किसी एक देश के प्रयत्न से नहीं हो सकता। उसके लिए साधनहीनों के अंतर्राष्ट्रीय संगठित प्रयत्न की आवश्यकता है। जिस प्रकार पूंजीवाद अपने देश में साधनहीन श्रेणी पैदा कर अपनी विरोधी शक्ति पैदा कर लेता है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्यवादी शोषण का क्षेत्र घेर कर नए उगते हुए साम्राज्य अभिलाषी देश और शोषित देश पैदा कर अपना विरोध करने वाली शक्ति पैदा कर देते हैं। जिस प्रकार पूंजीपति अपने देश में पैदावार के साधनों पर मिल्कियत जमा कर मेहनत करने वाली श्रेणी को जीवन के उपायों से हीन कर देता है, उसी प्रकार एक पूंजीवादी देश के साम्राज्य का विस्तार व्यापार के क्षेत्रों को अपने वश में कर नए उगते हुए राष्ट्रों और पराधीन राष्ट्रों का जीवन असंभव कर देता है। अनकोट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जो विश्व के अनुभव हैं, उनसे हमारी इस धारणा की पुष्टि होती है कि जो समाजवाद था वो देश केंद्रित व्यवस्था थी और सोवियत संघ में के बलबूते पर साम्राज्यवाद को पछाड़ने की सभी तरह की समझ और कार्यनीति पूरी तरह विफल साबित हुई। यशपाल ने रेखांकित किया कि पूंजीवाद के विकास में एकाधिकार, बाजार विस्तार या राजनीतिक साम्राज्य का विस्तार और इसके लिए निरंतर प्रतिस्पर्धा और टकराव सामान्य पूंजीवादी फिनोमेना है। ये एपिसोड यहीं तक। अगले एपिसोड में हम फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।